कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत-बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंटरेस्ट एग्ज़ाम जो आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है 11 जून को होने जा रहा है, ठीक है? जिनका भी उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का जो है एग्ज़ाम जो है आप लोगों के 3-4 दिन हो चुके हैं और 3-4 दिनों में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? जिस तरीके से 8, 9, 10 3 दिनों का आज पेपर समाप्त हो चुका है और 3 दिनों में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इस क्लास को देख लेते हो, तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए, जो इसका पैटर्न है, ये बिल्कुल सीधा-सीधी है और डेली उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आज पेपर आया है, बिल्कुल इसके पिछले दिन भी पेपर वैसा ही आया था। मतलब सेम जो है इसका जो है तरीका बन चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके पैटर्न को देखते हुए अगर पढ़ लेते हो और इस क्लास को अगर पढ़ लेते हो, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें एक सीट पक्का कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जो है, जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 11 जून को, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। कुछ ही समय बचे हुए हैं आप एग्ज़ाम हॉल में जो जाने वाले हो, ठीक है? तो बिहार डीएलएड वाले जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे अ, इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे प्रश्नों को देखना है, ठीक है? तो ही आप बेहतर कर पाओगे। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत खास है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये क्लास कहीं न कहीं करने के बाद से अनुभव ये होगा कि हाँ, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो एक बार शेयर भी लगा दो। आपके लिए अगर हमने इतना मेहनत किया है, तो हमारा भी थोड़ा-सा सपोर्ट आप ज़रूर कर दो, ताकि जो है हमारा मेहनत सफल हो, ठीक है? सभी के पास इस क्लास को शेयर कर दो और इस क्लास को लाइक कर लो, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई कार के टायर में हवा का जो है दाब बढ़ा दिया जाए, तो कार और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। कह रहा है, यदि किसी चलती हुई कार के टायर में हवा का दाब बढ़ बढ़ा दिया जाए, तो कार और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है घर्षण बल घट जाएगा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? जब आप ज़्यादा हवा भर लेते हो, तो देखते हो कि टायर क्या होता है, बार-बार उठने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है तांबे के एक बर्तन को लंबे समय तक जो है नम हवा में खुला रखने पर उस पर एक हल्की हरी परत जो है जम जाती है। यह हरा पदार्थ मुख्य रूप से किसका जो है मिश्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, कॉपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। ये देखिए, अभी साइंस के प्रश्न हम करा रहे हैं, हर एक प्रश्न करा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, हर एक प्रश्न है। आप केवल क्लास को अंत तक देखो। बिहार के किस ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कठिया प्रथा या तीन कठिया प्रणाली का मतलब क्या होता है कि 1 बीघा के 3 कट्ठे पर नील की खेती को पूरा तरह से समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पता है तो। अगर आपको पता है तो मेरे साथ देखिए, एग्जाम में जाने से पहले आप अगर इसके उत्तर बताते चलोगे, तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आप कर सकते हो। तो चंपारण सत्याग्रह किए थे, जिसमें जो है तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए विरोध में किसानों का आंदोलन था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगा के आना है। बहुत खास है ये प्रश्न, और यहाँ से प्रश्न चंपारण से तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज
संस्थाओं से संबंधित है में पंचायती के कार्यों के लिए कुल कितने विषयों को जो है शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है में पंचायतों के कार्य करने के लिए कुल कितने विषयों को जो है शामिल किया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 29 विषय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप केवल इसको एक बार देख लो, ठीक है, काम हो जाएगा। इतना जो है आपको ज़्यादा दिन के बाद एग्जाम में जाना नहीं है कि आप भूल जाओगे। कुछ ही घंटों के बाद जाओगे तो आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे आसानी से। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य से विभक्ति या प्रयोग हुआ है, यहाँ से किस कारक का जो है को प्रदर्शन करता है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो है यहाँ से अर्थात करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके से गलती आप नहीं करोगे, बेहतर तरीके से एक एक प्रश्न समझते चलो। अगला प्रश्न है कि जो है मुहर्जस्वी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि लगी है ये भी हमें बताना है, ठीक है। पहले तो आपको जो है इसकी संधि विच्छेद पता होना चाहिए। मुहर्जस्वी का कि संधि विच्छेद होने वाला क्या है, ठीक है। तो मुहर्जस्वी का अगर संधि विच्छेद करने जाओगे तो लिख लेगा यहाँ से क्या, महा प्लस आपको क्या लगेगा, ओ का मात्रा है तो यहाँ पे लिखेगा ओजस्वी। ओजस्वी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा था तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त कल 11 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए सुबह के 5 AM पे एक रामबाण क्लास आपके लिए हम लेकर आएंगे जस्ट एग्जाम में जाने से पहले। और जो भी मेरे दोस्त कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप उस क्लास को किसी भी हालत में करके ही एग्ज़ाम हॉल में ढुकना, ठीक है। किसी भी हालत में उसे एक बार ज़रूर देख लेना, फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाना। तो अभी जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि उस क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, सुबह के 5 AM वाली क्लास, ठीक है। भूलना नहीं है आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में यदि स्नेक को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में क्रेडल क्रेडल को जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत खास है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक निश्चित कुट भाषा में जो है स्नेक को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में क्रेडल को जो है क्या लिखा जाएगा। ये प्रश्न आपको थोड़े से जो है ध्यानपूर्वक करना है, आप कर लोगे। जैसे हमने देखा एस का लिखा हुआ है भी, एस होता है 19 पे, भी होता है 22 पे, मतलब 3 जोड़ा गया है। एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया। ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे, यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। मतलब सब में हमें दिखाई दे दिया 3 जो है जोड़ा गया है। अर्थात हम भी अपने जो दिया गया है उसमें 3 ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो ई सी होता है 3 पे और 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 पे कौन सा अक्षर होता है, एफ, अर्थात ये गलत। आर होता है 18, 3, 21 पे होता है यू, ठीक है। ये होता है 1 पे, 3 जोड़ोगे तो डी हो जाएगा। उसके बाद से डी होता है 4 पे, 3 जोड़ोगे तो 7 पे हो जाएगा आपका जी। जी होगा ना, ठीक है जी। उसके बाद से यहाँ पे एल, एल में 3 जोड़ोगे ओ। ई होता है 5, 3, 8। यहाँ पे तो सभी के सभी भाई साहब यहाँ पे दिया गया है, ये गलती से टाइप हो गया है। तीनों के तीनों जो है आपके एक ही तीनों के तीनों ही सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा जो है गलती किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, इनमें से दोनों में से इन दो संख्याओं में से 9 घटा दिए जाए। यदि दोनों में से 9 हमें घटाना है तो इसका नया अनुपात जो है 12:23 हो जाता है। तो संख्या जो है हमें बताना है कि कितनी होने वाली है। अब ये गणित का प्रश्न है और खास करके इसमें आप लोग फंसते हो। है बहुत इजी ये प्रश्न, है इजी, पर आप इसे
डरते हो। देखिए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हुआ क्या है, तीन संख्याएं हैं, एक है 3x और एक है आपके 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है दोनों में से 9 घटा दो, तो दोनों में से हमने क्या किया है, 9 घटा दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 12:23, 12:23। अब यहाँ से जो है आप तिरछा तिरछी गुणा कर लो, ये इधर गुणा हो जाएगा, 23 तिया कितना हो जाएगा 69x, और फिर 23 में 9 से गुणा करो, 29 27, 9 दूना 18 और 2 20, बराबर इधर गुणा करो, 12×5 60x, और इधर गुणा करोगे 12×9 108। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा 60x, तो घटेगा तो माइनस का 9x बच जाएगा, 69 में से 60 घटेगा 9। ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 207 में से यहाँ पे 208 घटाओगे कितना बचेगा 99। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 11×9 99। x का वैल्यू कितना आ गया 11। अब आपसे जो संख्या है यहाँ पे लिखा है 3x, तो 3 गुणे 11 कर लो, 11 तिया 33, और 5 में 11 से गुणा करोगे, 11×5 55। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि आंख के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और एक स्वस्थ स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। आंख के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसे कहा जाता है रेटिना। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेमी। ये दोनों बात आपको एक ही क्वेश्चन में है, ये ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है बिजली के हीटर का हीटिंग एलिमेंट तार की कुंडली किस मिश्र धातु का जो है बना होता है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। जो आप लोगों का हीटर के कुंडली होता है, हीटर जो है बिजली के हीटर, उसमें जो कुंडली होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, सभी लोग बताइए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि इसका जो है प्रतिरोध और गलनांक दोनों बहुत ऊंच होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि चींटी के काटने पर त्वचा पर जलन और दर्द होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इस दर्द को कम करने के लिए घरेलू उपचार में किसका उपयोग किया जा रहा है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि चींटी के डंक में जो होता है ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है चींटी के डंक में, फार्मिक अम्ल। और ये बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आप कह सकते हो, घरेलू उपचार में हम लोग यूज करते हैं। दो दो प्रश्न हमने यहाँ पे एक ही प्रश्न में ऐड कर रखा है, ताकि आप बेहतर तरीके से अगर कितना भी प्रश्न घुमाए तो आप कर लो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पौधों में निर्मित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किस ऊतक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और फिर से एक बार याद दिला दूं कि जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो। अगर आपको लगता है कि आप लोग के लिए अगर हम मेहनत किए हैं तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और कल भूलना नहीं है, जिनका भी पेपर है सुबह के 5 AM वाली क्लास किसी भी हालत में आप करके ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो अभी से जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। बात की जाए इस प्रश्न का राइट उत्तर तो फ्लोएम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। पौधों से निर्मित भोजन को जो है कौन अन्य हिस्सों तक पौधे के पहुंचाता है, तो ये फ्लोएम पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वाशिंग सोडा का जो है सही रासायनिक सूत्र और नाम क्या है। वाशिंग सोडा का सही जो है
रासायनिक नाम और सूत्र क्या है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है भारत का वह कौन सा इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता स्वतंत्रता के समय से ही लागू है और इसका जो है वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है बताइएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का वह कौन सा इकलौता राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता स्वतंत्रता के समय से ही लागू है और इसका जो है वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि गोवा अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रैयतवाड़ी व्यवस्था नामक भूमि राजस्व प्रणाली ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से लागू की गई थी और इसके जनक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं कि जो है मद्रास और बंदई प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो और जो है कैप्टन रीड। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस जलड मरु मध्य को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है जिब्राल्टर जलड मरु मध्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं पेंशन, छात्रवृत्ति या बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पेड़ से कई आम नीचे गिरे, इस वाक्य में पेड़ से और नीचे में क्रमशः कौन से कारक और अव्यय का रूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है पेड़ से आम गिरे, इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए पेड़ से आम गिरा है तो से जो है यहाँ पे अलग करने के भाव में है तो अपादान से यहाँ पे होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को ही चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न हिंदी का है अन्वेषण शब्द का सही और शुद्ध जो है विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अन्वेषण शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है वसंत के आते ही बागों में कुसुमकार खिल उठे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कुसुमकार किसका जो है पर्यायवाची शब्द है बताइएगा। कुसुमकार किसका पर्यायवाची है ये हमें बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं बसंत या फूलों का मौसम
बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कह रहा है कि सिख मयंक सम मंजू मनोहर इस प्रसिद्धि काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मुख मयंक सम मंजू मनोहर इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार आपको हिंदी में ध्यान देना है, ठीक है। तो उपमा अलंकार अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने कुल जो है 60 प्रश्न हल किए और उसे कुल जो है 130 अंक मिले तो उसने कितने प्रश्नों को जो है सही किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन दिलाने वाला है यार। एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत तो हिला ही देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा। इसने कहा है कि जो है 4 अंक मिलते हैं कब, सही के लिए। तो आप मान लो कि 4 अंक है तो अंकों की संख्या कितना हमने है 4 और कितने प्रश्न सही किया है हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि प्रश्न है x। हमने x सही किया है और एक प्रश्न सही करने के लिए 4 अंक है तो 4x हो जाएगा। उसने कहा है कि जो है कुल जो है 60 प्रश्न है तो हमने तो x सही कर लिया है, तो टोटल अब प्रश्न बचेंगे कितना, तो 60 और माइनस में हो जाएगा x, ठीक है। अब इसने कहा है कि जो है प्रत्येक गलत अंक के लिए कितने कटेंगे, 1, तो 1 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि टोटल आपका अंक आया कितना है, इसमें से इसको घटाओगे तो टोटल अंक आपको बच जाएगा 130। आपने जितना नंबर सही किया हो उसमें से जितना गलत किए हो घटा लोगे तो आपका 130 नंबर बन रहा है। तो यहाँ से आप गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस बराबर 130। ये हो जाएगा 5x बराबर, ये इधर जाएगा 60 तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से 5 के पहाड़ में कट जाएगा कितना, 5 या 15, 5 8 40। बिल्कुल सही है ना आपका, 5 या 15 और यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 3। 60 और कितना है 60 और 30 कितना 90 होता है ना, हमने गलती लिखा है भाई साहब, यहाँ पे 180 नहीं 90 है। कितना हो जाएगा 138, 5 8 40, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि वर्ष 2024 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था तो वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो देखिए 2024 सबसे पहले देखिए ये लीप वर्ष है, यहाँ पे मैंने हिंट के लिए लिखा भी है। तो लीप वर्ष के बाद जब भी आप जाओगे अगले वर्ष में तो हमेशा उसमें 2 प्लस किया जाता है, हमेशा उसमें 2 दिन प्लस किया जाता है। जैसे शुक्रवार है तो इसमें 2 दिन प्लस कर देना तो आपको पता चल जाएगा कि 2025 में 26 जनवरी किस डेट को पड़ने वाला है। तो शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद से रविवार। मुझे लगता है गलती कभी भी आप अब नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रीलंका नीचे श्रृंखला से नीचे प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णमाला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आने वाला है बताएंगे। और एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि अगर आपके लिए हमने थोड़ा भी मेहनत किया हुआ है तो भाई साहब क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और सुबह के 5 AM पे हमारे से बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सबसे पहले हमने देखा पी के बाद से ओ के बाद से एन के बाद से एम, हमने देखा ये घट रहा है। देखो एम के बाद एन होता है, एम के बाद ओ होता है, ओ के बाद पी, मतलब सब में -1 -1 -1 किया गया है। तो एम से पहले -1 करोगे तो क्या आता है एल, एल ही आता है, आपका वैल्यू एल से स्टार्ट होना चाहिए, गलत। फिर उसके बाद से एम ओ क्यू एस, अब देखो एम के बाद ओ +2, ओ से क्यू +2, फिर ओ क्यू से एस 2 प्लस, फिर एस से 2 प्लस करोगे तो 21 पे होता है यू।
LU, फिर T, फिर S, -1 किया है, फिर R -1, फिर Q -1, तो यहाँ पे -1 करोगे P, LUP। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेमी और 12 सेमी है। समचतुर्भुज का जो है परिमाप क्या होगा, बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, क्या लगता है आपको, फटाफट से राइट उत्तर आने चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे विकर्ण, ठीक है। विकर्ण तो दिया गया है दो ठो, समचतुर्भुज है इस तरीके का, तो इसके विकर्ण दो ठो दिया गया है। एक तो है 16, तो उसका भुजा निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा इतना 8 और ये 8, तभी तो विकर्ण 16 है। इधर निकालिएगा तो ये 6 6, तभी तो 12 है। अब पाइथागोरस से हम निकालेंगे तो ये यहाँ पे तो 90 डिग्री के कोण बना है, तो ये पता है, ये पता है, तो ये कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर h बराबर अगर निकालने जाओगे तो √6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, अर्थात ये वाली भुजा कितना है 10। 10 का मतलब क्या हो गया कि ये भी भुजा 10 होगा, ये भी भुजा 10, ये भी भुजा 10, क्योंकि समचतुर्भुज अर्थात सभी भुजा बराबर हैं। तो इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। तो 10 10 10 10 जोड़ दो तो 10 चौका 40 हमारा क्लियर है। 10 चौका 40 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस 1/x² का मान निम्नलिखित में से क्या होने वाला है। अब बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी 1 प्लस 1/x² बराबर दिया हो और पूछा जाए x² प्लस 1/x², तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। ये a का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर लो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा लो तो ये हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, सभी लोगों को ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना है। tan 45 और tan 75 का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों में से एक आप जो है चेंज करोगे तो ये हो जाएगा cot 75, ये tan 75 कट के 1 हो जाएगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। फिर tan 30 और tan 60, यहाँ पे भी एक तो चेंज करोगे तो कट के आ जाएगा 1 प्लस गुणे, फिर tan 45 के मान तो 1 ही होता है, तो 1 गुणे 1 करोगे तो भाई साहब आपका वैल्यू 1 ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जो है एक थैले में 5 लाल, 4 नीली और 3 हरी गेंदें हैं। यदि थैले में से या दृश्य जो है रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो उस गेंद के नीली न होने की प्रायिकता क्या होगी। नीली न होने की प्रायिकता हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, हमारे पास 4 लाल है, 3 नीले हैं और 4 नीले हैं और 3 हरे हैं, तो टोटल गेंद कितना हुआ 4 3 7 7 5 12। टोटल गेंदों की संख्या सबसे पहले हम पता करेंगे 12। अब इसने कहा है नीला न होने की प्रायिकता, तो नीला होने की प्रायिकता अगर आप निकालने के जाओगे तो नीला कितना है 4 है, नीला गेंदों की संख्या 4 है, तो 4 और होने की प्रायिकता कितना होता है, टोटल प्रायिकता 1 होता है। 1 में से होने वाली प्रायिकता अगर हम घटा देंगे तो नहीं वाला निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा लघुशो निकालोगे तो 12 - 4/12, तो ये बटा का लघुत्तम इसके 1 है, तो 12 और 1 का लघुत्तम 12, तो 12 1 में 12, 12 - 4, तो ये 8/12, 8/12 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो है माध्यिका क्या है।
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, तो प्रथम 10 आपको पहले लिखना पड़ेगा। क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आपका हो जाएगा 17, आपका हो जाएगा 19, आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद से आपका हो जाएगा 29। 10 हो गए, बट्टा में हो जाएगा संख्या 10। सबको जोड़ लो। सबको जोड़ने के बाद से कितना आ जाएगा? सबको जोड़ लो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 17, 36, 36, 13, 39, 11, 60, 7, 67, 5, 72, 3, 75, 2, 75, 2, 77, 77 बटा 10। अभी तो हम लोगों ने ये दो ठो छोड़ ही दिया है भाई साहब। 77 और 23 कितना हो जाएगा? 77, 23 हो जाएगा आपका 77, 23 ये हो जाएगा आपका कितना? 100 और यहाँ पे 29, 129 हो रहा है ना। 100 कितना हो गया? 29। 129 में भाग दे दो 10 से, तो ये हो जाएगा 12.9। 12.9 हो रहा है। कहीं पे गलती है क्या जी? एक बार सबको जोड़ो तो, एक बार सबको जोड़ो। 12.5 आना चाहिए। एक बार सबको जोड़ कर देख लो, या 12.9 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। हम अगले प्रश्न की ओर तब तक चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये खाली स्थान को भरना है, ठीक है। द कम्युनिटी, उसके बाद से डिवाइडेड इन देयर ऑप्शंस रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बताइएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है कम्युनिटी, द कम्युनिटी वेयर डिसाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इफ आई मोर मनी, तो मोर मनी के पहले जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बताइएगा। तो आपको लगाना है हैड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह के 5 AM वाली क्लास बिल्कुल सभी लोग देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में। अभी आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लो, ठीक है। मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।